सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो सीरीज होगा यह उन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जहां ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर अगर मैं बात करूं तो बिहार के परीक्षाओं में जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, कथन वाले प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न जो पूछा जा रहा है, उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें आपका बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, है ना, या बिहार पुलिस की बात कर लें, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जो कथन वाले प्रश्नों पर आधारित, सबके लिए ये रामबाण है। क्लास 9th और 10th एक एक चैप्टर हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। कथन वाले प्रश्नों के रूप में मैंने आपको पूरा कंप्लीट तैयार कर रखा है, तो बिल्कुल एकदम ठंडे दिमाग से क्लास को करना है। बेहतर अगर चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस करें परीक्षा में, देखिए पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लोगे, हर जगह पढ़ लोगे, बट अगर जब तक चीजों को समझोगे नहीं और जिस लेवल से प्रश्न आ रहे हैं उस लेवल तक जाओगे नहीं तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये बात मान लीजिए। नहीं तो टाइम पास खाली करते रहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कठिन होता है एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन अगर आप अभ्यास में लाओगे, बार बार चीजों को करोगे तो आप इजीली उसको कवर कर लोगे। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th कंप्लीट। ये क्लास 9th का जो है एनसीईआरटी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ मैं अगर दिखा दूं, बिल्कुल एकदम सब कुछ आराम आराम से, हड़बड़ाहट कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे। भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति, एक एक लाइन से प्रश्न जो उठाया गया है, एक एक लाइन से बिल्कुल एकदम आराम आराम से हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, क्लास को करने से पहले आपके पास पेन, पेपर, नोटबुक कुछ होना चाहिए, तभी आप चीजों को लंबे समय तक याद रखो। ठीक है। वैसे तो मेरे पास जो ये पूरा 1500 प्रश्नों का पीडीएफ है वो मैंने प्रिंट करा लिया है, और जो भी चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन सब कुछ, तो अगर ये वाला आपके पास है तो चीजों को जो भी बताऊंगा, जैसे पहला क्वेश्चन, तो उसके अगल बगल में पॉइंट नोट करिएगा। अगर ये वाला है तो सही है, नहीं है तो आप कॉपी पेन का भी इस्तेमाल करिए। ये रहेगा तो आपको फायदा होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगा। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो बस बताऊंगा सब कुछ। आ जाइए, आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। एकदम ठंडे दिमाग से, मैं फिर कह दे रहा हूं, एकदम ठंडे दिमाग से आगे चलना है, एक एक पॉइंट को समझना है। अगर हड़बड़ाहट करेंगे, घबराएंगे, कम समय में सोचेंगे कि निपटा दें, तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से 1 घंटा आपको देना है डेली, कम से कम आप चीजों को इजिली रखोगे। भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की स्थिति के संबंध में बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। ज्योग्राफी इतना बेहतरीन हो जाएगा कि क्या बात कहेंगे। चलिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन है, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। तीसरा कथन है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए, ऐसा जब प्रश्न आए, कुछ समझ में ना आए, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, और वो चीज है क्या? देखिए, एक तो कह रहा है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, वहीं दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है। तो या तो एक सही होगा या तो 3 सही होगा। अब अगर ऐसे में समझ में ना आए तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें 1 और 3 दोनों है उसको तो हरगिज नहीं रखना है, तो जिसमें 1 और 3 दोनों है उसको तो हरगिज नहीं रखना है। अब आपके पास केवल और केवल 3 विकल्प बच गए। एक विकल्प आपने इजिली खत्म कर दिया, नहीं कर दिया। अब आपके पास, पहले अगर आप सही करते, तुक्का भी लगाते, तो आपके पास 25% संभावना था, अब आपके पास हो गया लगभग 33% संभावना। तो संभावना को एग्जाम में बढ़ाइएगा। बाकी अब आइए हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। देखिए, अगर आप मानते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी को 2 भागों में मैं बांटता हूं। यहां से ऊपर जो होता है किसी भी मैप में वो नॉर्थ यानी उत्तर होता है,
नीचे जो होता है वो दक्षिण साउथ होता है, ये वाला जो इलाका होता है ये पूरब होता है, और ये वाला जो इलाका होता है ये पश्चिम होता है। इसको आप अपने नोटबुक में, यहाँ अगर ये पीडीएफ है तो यहाँ पर इसको ऐसा बना लीजिएगा बिल्कुल, और चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे भारत की स्थिति, तो भारत जो है ना वो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, भारत की स्थिति ऐसे आपको मिलेगा। अब आप बताइए कि ये तो इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री इसको आप मान लीजिए, यानी इक्वेटर मान लीजिए इसको। अब ये बताइए ये दक्षिण में है भारत या उत्तर में है? कहेंगे उत्तर में है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जिसमें 3 है वो भी अब आप काट दीजिए। तो जिसमें 3 था, एक तो पहले काट चुका, अब इसको भी मैं काटूंगा। अब आप कहेंगे कि पहले हमारे पास 25% सही होने के चांसेस थे, अब हमारे पास जो चांसेस हो गए वो 50%। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। मुख्य भूभाग की बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, यहां पर अगर मुख्य भूभाग लिखा है तो समझिए कि भारत के जो भारत के राज्य हैं, कन्याकुमारी की बात कर रहा है। और अगर संपूर्ण भारत का आपको कहे तो ये दिमाग में लाइएगा कि अब द्वीपों को भी शामिल किया है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी बात कर रहा है। पॉइंट को नोट करिएगा। तो यहां पर दिया है मुख्य भूभाग, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि आपको दिखाया कि भारत ये उत्तर में है, इसलिए। तो आप कहेंगे कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलें आगे। पहला प्रश्न क्लियर, कोई समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी। आइए दूसरा सवाल। अब आते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार के संबंध में विचार करना है। भारत 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। बिल्कुल अच्छे से इसको समझेंगे। भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। देखिए, जो इमेज मैंने बनाया था वो फिर बनाएंगे, आप भी बनाइएगा। यहां पर बना लेता हूं ताकि इक्वेटर बन जाए। ठीक है, ये लाइन मान के चलिए इक्वेटर हो गया। ये वाली लाइन हमने बताया था, ये पूरब, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। हमने बताया था कि भारत की स्थिति कुछ यहां पर है। चलिए, उत्तर दक्षिण तो बांट दिए, अब हम बांटते हैं पूरब पश्चिम। देखिएगा, ये प्रश्न बहुत लोग सोचेंगे कि मैं तो 30 मार खान हूं, गलत कर देंगे आप लोग, बहुत लोग गलत करेंगे। भारत के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न देकर के आपको परीक्षा में फंसा देता है, और बहुत आसानी से आप फंस भी जाते हैं, बहुत आसानी से। कह रहा है भारत 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर। बच्चे ये सोचते हैं कि भारत का ये वाला इलाका पूरब है और ये वाला इलाका पश्चिम है, तो 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 25 पूरब लगा देते हैं। एकदम यही करते हैं कॉन्सेप्ट बच्चे, जबकि ध्यान देना है कि आपको विश्व के सापेक्ष में ये है, ना कि भारत के सापेक्ष में। तो विश्व में अगर आप देखते हैं तो ये पूरब और उत्तर वाले में है, पश्चिम में भारत का कोई भी है? दोनों पश्चिम में है भारत का कोई भी पॉइंट? नहीं। तो ये वाला होगा भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इस जोन के इस तरफ है ना भारत, तो ये इसके जोन के इस तरफ उत्तर, ये ऊपर उत्तर है, इधर पूरब है, तो इसके इधर जो भी देश है वो पूर्वी देशांतर में, नोट करिएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई।
तो आपका क्या हो जाएगा कि तीसरा सही हो जाएगा। अब आप देखिए, जिसमें 3 नहीं है उसको आप कट करिए, इसमें 3 नहीं है इसको आप कट करेंगे, इसमें 3 नहीं है इसको आप कट करेंगे। अब देखिए, पहला और तीसरा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये पश्चिम देशांतर कह रहा है, ये पूर्वी देशांतर कह रहा है। तो अब जान लीजिए कि जब 3 सही है तो एक तो सही होगा नहीं, तो 1 और 3 वाला जिसमें शामिल है वो भी नहीं होगा। आपके पास सिंपल सा आंसर निकल गया, कथन 2 और 3 केवल सही है। केवल एक आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप पूरा इजीली कर लोगे, कथन वाले प्रश्न की एकदम धज्जियां उड़ा दोगे, इजी इजी आप ले जाओगे एग्जाम में, कहोगे कथन वाले प्रश्न आपके लिए बोनस साबित होगा। जहां अन्य बच्चे जूझते नजर आएंगे परीक्षा केंद्रों पर, वहां आप कहेंगे कि नहीं ये तो हमारे लिए बोनस साबित है। जितना कथन वाला देगा उतना ही आप खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जुड़े हैं किससे, पाठशाला विद केके से। अब बताऊंगा, सब बताऊंगा। भारत पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल ये वाला इलाका जो है पूरा पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। अब अगर उत्तर पूरब रहता तो वो भी हम लगा सकते थे, क्योंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में है। तो यहाँ पर उत्तर का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है हमारा। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भाई उत्तरी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो कभी कभी जिद नहीं करना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। वैसे भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइए तीसरा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई कठिनाई होगी तो बताइएगा। तीसरा, कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि खाली कथन वाले भी प्रश्न ही रखे हैं क्या, कथन वाले भी हैं, कथन वाले समाप्त जैसे ही होगा इसमें उसके बाद नॉर्मल भी प्रश्न आएगा, सबका मैं रखा हूं ख्याल, बिल्कुल। अब एक चीज बता दूं कि अगर आप चाह रहे होंगे कि ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाए कंप्लीटली, तो कहां से मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं। ये इसको निकलवा के प्रिंट करा लीजिएगा, एकदम बेहतरीन बढ़िया अच्छा सा प्रिंट करा लीजिएगा, और एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। जितना भी बता रहा हूं यकीन मानिए कि बोनस होगा आपके लिए, बोनस जो भी पढ़ा दूंगा वो बोनस होगा आपके लिए। तो ये मिलेगा कहाँ से, पाठशाला विद केके ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, और प्ले स्टोर से आप सर्च करोगे पाठशाला विद केके ऐप, डाउनलोड करके लॉग इन कर लेना, पेड कोर्स में आना, वहाँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बना हुआ है पीडीएफ, वहां पर आप क्लिक करके उसको परचेस कर सकते हो। साइंस का भी है तो साइंस का भी चाहे तो कर सकते हैं, साइंस का भी क्लास चल ही रहा है। आइए, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग 8 राज्यों से गुजरती है, नोट कर लीजिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य, और ये लगभग भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये मध्य से गुजरती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत को उत्तर एवं दक्षिण भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, है ना, कर्क रेखा कहते हैं। तो अक्षांश है तो अक्षांश जो होती है वो पड़ी लाइनें होती है, देशांतर जो होगा वो खड़ी लाइनें। तो ये पड़ी लाइनें हैं, ये भारत को एकदम लगभग 2 बराबर भागों से गुजरात होते हुए ऐसे बांटते हैं, यहाँ से नहीं और ऊपर से बांटेगी, ठीक है। जिसको आपने ट्रिक से पढ़ा भी होगा, मित्र पर गमछा झार, या कुछ लोगों ने याद किया होगा झमीगू राम पछतरी, है ना। तो कौन कौन से राज्य हैं नोट करिएगा। सबसे अगर आप पश्चिम में आते हैं तो आप आते हैं गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद आप आ जाते हैं राजस्थान, ठीक, फिर आप आ जाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। पश्चिम राज्यों में आ जाइए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब आ जाइए छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर पूरब में अगर आ जाइए तो आ जाएंगे आप मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल,
ठीक है, कितना हुआ, झमीगुराम, देखिए झारखंड हो जाएगा, झारखंड, झारखंड छोड़ रहे हैं ना, झा झारखंड, मी मिजोरम, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, छूट रहा है क्या कोई, 8 तो हो गया, 8वां नहीं, झमेगुराम, झारखंड, मिजोरम, गुजरात, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, झ मी गु राम म, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, हो गए ना 8 राज्य। तो यही वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा को उत्तर दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ये झमेगुराम 75 आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, बिहार से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। परीक्षा में जब सवाल ऐसे आएगा कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तब आप फिर फंसेंगे, कंफ्यूजन होगा क्रिएट। तो याद हो गया ना झमीगुराम 75। तो यहां पर क्या हो जाएगा विकल्प कि सभी सही, यानी डी। चले आगे। तो जैसे आपके पास नोट रहेगा तो यहां पर आप लिख देंगे ना, तीसरा नंबर प्रश्न के नीचे झमेगुराम 75 और सबको आप याद कर लेंगे। भारत के क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,84,000 यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए डाटा भले नया कुछ भी रहे, ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे तो कुछ लोग नए डाटा का जिक्र करेंगे, लेकिन आपको मानना है एनसीईआरटी का। एग्जाम में आप एनसीईआरटी वाला ही सही माना जाएगा, नया डाटा कुछ भी हो एनसीईआरटी का ही माना जाएगा सही। आपने देख लिया जो अभी मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें देख लिया ना, पुराना डाटा को ही मान्य किया। तो जानना है नया डाटा, लेकिन पुराना डाटा आपको रखना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,84,000 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग रखता है, मतलब भारत की जो भूमि है वह संपूर्ण विश्व का 2.42% ही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 तो दोनों सही है। तो जिसमें 1 नहीं है उसको मैं काटूंगा, इसमें 1 नहीं है इसको मैं काटूंगा, इसमें आगे आना पड़ेगा। देखिए बस समझना है आपको, चीजों को समझ गए तो बहुत अच्छा ही होगा। जिसमें 1 और 2 नहीं है उसको काटूंगा, तो 1 और 2 इसमें नहीं है शामिल, इसमें केवल 1 है, इसको भी काटूंगा, 1 और डी में ऑप्शन होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अरे विश्व का सबसे बड़ा कहां, विश्व में भारत का स्थान है 7वां, पहले नंबर पर है रूस, ठीक है, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर है अमेरिका, फिर है ब्राजील, फिर है आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, और तब है अपना इंडिया। तो भारत का स्थान 7वां है। रूस, चीन, कनाडा, सॉरी, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अब तब भारत है। तो कहेंगे कि 1 और 2 केवल सही है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सीक्वेंस में दे देता है सजाने के लिए। अच्छा, कहीं कहीं पुस्तक में चीन से ज्यादा दिखाया गया है रूस, अमेरिका को, लेकिन जो नया डाटा है उसमें आप देखेंगे या एनसीईआरटी तो इसी का उल्लेख करता है। भारत के समुद्री विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर की ओर बढ़ता है। भारत की स्थिति आप अगर देखेंगे तो ये दक्षिणी भाग है, ये हिंद महासागर की ओर तो है ही, बिल्कुल सही है। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पूरब, इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम।
तो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की बात कर रहा है। ये वाला इलाका है दक्षिण पूर्व। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बिल्कुल ये है तो बंगाल की खाड़ी, तो दूसरा कथन भी सही है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, देखिए दक्षिण ये है पश्चिमी है, तो ये वाला इलाका ये है अरब सागर, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो कहेंगे कि यहां भी तीनों कथन जो है वो सही है। ऐसे आप चीजों को कलेक्ट करते चलो, आगे बढ़ते चलो। छठवां सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए अगर भारत का नक्शा देखेंगे आप, ये आपको अंडमान निकोबार है। मैं पहले बता चुका कि ये दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो ये अंडमान निकोबार स्थित में है, बिल्कुल सही। यह भारत के दक्षिण पूर्व में है, बिल्कुल सही। यह अरब सागर में है, नहीं अरब सागर तो इधर है, अरब सागर तो इधर है, तो कहेंगे 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, बिल्कुल सही। अब आप चीजों को समझते चल रहे होंगे, अच्छे से आगे बढ़ते चल रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में नहीं है, लक्षद्वीप को देखिएगा तो यहाँ पर है, ये अरब सागर का इलाका है, अरब सागर में, तो पहला गलत। यह भारत के दक्षिण पश्चिम में है, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, बिल्कुल इसी जोन में है, दूसरा सही। ये अरब सागर में है, दूसरा और तीसरा सही, तो यहाँ पर भी मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा भी है कि अब आप लोग चीजों को जो है वो समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं थोड़ा रफ्तार भी बढ़ाऊंगा तो आप इजिली उसको कर लोगे लोकेट, ठीक है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा ध्यान से समझिएगा। भारत का अगर आप नक्शा बनाते हो मेरे भाई, तो यहां से शुरू होता है पूरा भारत का नक्शा, और ये आपका आ जाता है नीचे जलीय क्षेत्र, और ये जो आपका आ जाता है वो आ जाता है स्थल का क्षेत्र, ये आता है। तो ये कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा, यानी कि यहां पर ध्यान रखिए, यानी कि जो आपका गुजरात से शुरू होगा, गुजरात से जो शुरू होगा, और गुजरात से शुरू होकर के ये जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है ना, पश्चिम बंगाल के मान के चलिए जहां तक आपका मुख्य भूभाग है, ठीक, वहां की जो पूरी स्थल की सीमा है, स्थल वाली सीमा, जल की बात नहीं कर रहा है, नीचे जो छोड़ दीजिए, जो यहां से नीचे का जो जल का है ये छोड़ देना है आपको, तो जल को छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। वहीं अगर जल का भी जोड़ लेंगे तो 6100 आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे स्थल का पूछा है, स्थल की सीमा, तो 15,200 यानी कि कथन सही है। भारत की समुद्री तट, भारत की जो समुद्री तट है, क्या वो 7516.6 किलोमीटर है? अभी आप कहेंगे कि अभी तो 6100 बताए, तो देखिए 6100 में केवल भारत के मुख्य भूभाग की बात किया, अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करेंगे तो आ जाएगा 7516। देखिए नया डाटा तो कुछ और बताता है, बट एनसीईआरटी का जो डाटा है वो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि परीक्षा में नया डाटा जानिए, याद करना जरूरी है, बट पुराना डाटा मेरे भाई भूलिए मत। एनसीईआरटी का देखिए सीधा लिखा हुआ है कि भारत विश्व का, ये तो करा दिया, भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किलोमीटर है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो भारत की समुद्री तट रेखा 7516 किलोमीटर है, और तीसरा लाइन है, अगर ये अभी नहीं पढ़ा था ये वाला तो यहाँ कंफ्यूजन होता आपको। समुद्री तट रेखा में ये 7516 जो है, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं, यानी कि कहेंगे कि तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है, ठीक है। इजिली आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो डी विकल्प सही। आ जाइए 9वां सवाल। विचार करना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था अक्षांशीय विस्तार में, अक्षांश में क्या बताया था? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 था,
37 डिग्री 6 मिनट। ये आप अगर इसको घटाएंगे तो लगभग आपको 30 के आसपास आ ही जाएगा। ठीक है, 29 पॉइंट कुछ आएगा, 30 आ ही जाएगा। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार भी बताया था, 68 डिग्री 7 से 97.25, ये भी घटाएंगे तो लगभग 30 आ जाएगा। तो लगभग दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय जो दोनों है वो 30 डिग्री है, लेकिन इनकी दूरी में अंतर है। आप देखिए, अगर आप भारत का ये पढ़े हैं ना 3234 और 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर पढ़े हैं, इसको मैं मिटाता हूं। जब भारत का आप नक्शा पढ़े हैं तो पढ़े हैं ना, पूरब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण है 3214 और पूरब से पश्चिम है 2933। दोनों का जब अंतर 30 डिग्री है तो भैया ये 3200 और 2900, 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर का फर्क कैसे है, यहां पर मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये बिल्कुल यही चीज मैं बता रहा हूं। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 2933 किलोमीटर, ये वाला जो मैंने बताया। और ये पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण, ये 3214 बताया। डिग्री में तो अंतर 30 का, लेकिन किलोमीटर में अंतर लगभग 200-300 का। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल रखा हूं, आ जाइए, यही वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कथन कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु इसकी दूरी में अंतर है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? कारण कह रहा है देशांतर रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सकरा होता है। देखिए, अगर आप ग्लोब देखे हैं तो अक्षांश है ये ऐसे 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 रहता है, ये कभी मिलेगा नहीं, पैरेलल होगा। लेकिन जो देशांतर होता है ना भाई, देशांतर होता है, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। किनारा पर तो दूरी ज्यादा रहेगा, लेकिन यहां आकर के सब एकदम सटता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। तो जैसे ही आप ऊपर या नीचे यानी उत्तर और दक्षिण बढ़ेंगे, दूरी दो देशांतरों के बीच में घटती जाती है। दो देशांतरों के बीच में दूरी घटती जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब 0 किलोमीटर हो जाएगा दूरी ध्रुवों पर, जब सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, देशांतर के बीच की दूरी कम बढ़ सकती है, अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 पॉइंट समथिंग जो है वो फिक्स रहता है। दूरी दोनों का बराबर ही रहता है, लेकिन देशांतर में घटते जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर। तो नोट करिएगा। इसीलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आज ही मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा। किसी से आप पूछेगा जो तैयारी करता होगा कि भैया ये बताइए, जब अक्षांश और देशांतर का हम भारत का माप देखते हैं तो दोनों में अंतर लगभग 30-30 डिग्री ही है, लेकिन किलोमीटर में देखते हैं तो लगभग 250-300 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। आइए, क्यों है तो आप बताएंगे कि भाई देशांतर जब हम बढ़ते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तो सकरा होता जाता है, इसलिए दूरी कमती जाती है। आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो गलत करने का 100% चांस है कि गलत होता है ऐसा प्रश्न। 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर भारत का मानव यमयोत्तर है। यह उत्तर प्रदेश से मानक यमयोत्तर, मानव नहीं, मानक यमयोत्तर है। यह उत्तर प्रदेश से गुजरता है, यह मिर्जापुर के निकट से गुजरता है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1 और 2 और 3? यहां पर मैक्सिमम बच्चों को लगेगा कि सभी सही है, क्योंकि कुछ लोग इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक यमयोत्तर है, बिल्कुल यही पढ़ेंगे। देखिए, आप अब जान गए हैं कि भारत पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर तो होगा ही। अब इसको लोग पढ़ेंगे 82.5, भाई 82.5 है ये, 82 डिग्री 50 मिनट है। वो मिनट में 30 मिनट का होता है, आधा नहीं होता है, 30 मिनट का आधा होगा ना। ये 50 है, 100 पर नहीं होता है। मिनट जब आप जोड़ेंगे तो 100 पर नहीं, 30 पर ना। तो
ये 82.5 इसको मत पढ़ लीजिएगा, यही बच्चा गलती करता है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न दे के और आपको परेशान कर देगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट ये वाला है 82.5, ये नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, लगेगा तो आपको कि हाँ यार ये तो मैं पढ़ा हूं, ये तो बड़ा ही जी पूछा है, घर में आके जोड़ेंगे तो कहेंगे लो चौपट। ठीक है, चलिए अब जरा बताएंगे आप लोग कि मजा आ रहा है कि नहीं समझने में। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दिन और रात की अवधि पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। देखिए इसके लिए हम बनाएंगे विश्व, और ये अक्षांश बना दिए, और एक और बनाएंगे जिसमें हम देशांतर वाला खड़ा लाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब ये देखिए, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होगी, ध्रुव पर जो दिन और रात की अवधि होगी ये क्या होगी, 6 माह। तो अक्षांश पर तो प्रभाव पड़ गया, कहेंगे हाँ पड़ गया। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो अंतर पर प्रभाव पड़ता है, यही तो कह रहा है, दिन और रात की अवधि पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही पड़ता है। भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। दिन रात की अवधि पर देशांतर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देशांतर का देखिए, इस देशांतर पर मान के चलिए 12 घंटे का दिन है, तो इस देशांतर पर भी यहाँ 12 घंटे का ही दिन होगा। ठीक है, हाँ इसमें समय का प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी देशांतर में तारीख कुछ और रहेगा, पूर्वी देशांतर में तारीख कुछ और रहेगा, लेकिन दिन रात जो है वो सामान्य रहेगा। तो कह रहा है कि दिन रात की अवधि पर देशांतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, दिन रात की अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही। एक चीज सुधार लीजिएगा, जो जिन्होंने भी पीडीएफ लिया है उसमें शायद आंसर ए और बी है, तो उसको संशोधित कर लीजिएगा, है ना। तीसरा भी कथन जो है वो सही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, झमीगुराम पछत्री आपको बता दिया हूं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा का नाम कहीं नहीं आया था। झारखंड, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और आपका पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य थे, 8 राज्य थे। उड़ीसा का नाम कहीं नहीं था, तो तीनों सही हो जाएगा। ये मत ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा दिया है, कर्क रेखा उड़ीसा, बस कर दिया कि तीसरा नहीं होगा, बाकी 1 और 2 लगा दिएगा, नहीं। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ये भी सही है, तो यहां भी सभी सही हो जाएगा। विचार करना है। आइए, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल से लगती है उत्तराखंड की सीमा। ठीक है, चीन से भी लग जाएगी। बिहार की सीमा भी नेपाल से लग जाएगी, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा असम से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा झारखंड और उड़ीसा से भी लगती है, तो इतने से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, बिहार की सीमा लगता है नेपाल से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर झारखंड और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की सीमा आपका लगता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से और चीन से। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। देखिए, पुराने आंकड़ों के अनुसार 1600 किलोमीटर और नए आंकड़े के अनुसार लगभग 2340 किलोमीटर। एनसीईआरटी में पुराना आंकड़ा जो दिया है उसमें 1600 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा गुजरात से अधिक है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, अंडमान निकोबार की तटरेखा क्या गुजरात से अधिक है कि कम है? तो क्योंकि इसका कटा छटा इलाका है तो इसलिए अधिक है, तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। गुजरात भारत का पूर्वी तटीय राज्य है, गुजरात भारत का पूर्वी तटीय राज्य नहीं है, गुजरात तो यहाँ है ना, ये पश्चिम है। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा।
विचार करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो शामिल है ही। अगला कथन देखते हैं, तो पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरा कथन, नेपाल और भूटान भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं, भाग माने जाते हैं, बिल्कुल सही। इसके अलावा श्रीलंका भी और मालदीव भी जो है वो उपमहाद्वीप में शामिल है। तो सातों का नाम याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का तरह की भाग है, ये नहीं है, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। आ जाइए, आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है, पाक जल संधि है, बिल्कुल सही। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, ये भी सही। दोनों जल निकाय भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ भाई तीनों कथन सही हो जाएगा। पाक और मन्नार और ये दोनों भारत श्रीलंका को अलग करते हैं। देखिए पाक से बच्चा पाकिस्तान कभी कभी समझ लेता है, तो ये समझना नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। भारत का मुख्य भूभाग किस अक्षांशीय विस्तार के बीच स्थित है? अब आ जाते हैं हम लोग वन लाइनर एमसीक्यू में, कथन वाले समाप्त। भारत का मुख्य भूभाग कह रहा है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4, ये ध्यान देना है, 8 डिग्री 4 दक्षिणी नहीं, उत्तर में भारत था ना, ये बताया तो था भारत यहां था उत्तर में। तो बच्चा फंसने के लिए बहुत उपाय है, फंसा देंगे आपको। दक्षिण नहीं होगा, ये काट देना है, उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37.6 उत्तर, क्योंकि उत्तर में है। भारत का मुख्य भूभाग, तो मुख्य भूभाग पूरब में है, तो ध्यान रखिएगा दोनों पूरब होगा। 68 डिग्री 7 से 97.25 पूरब, ठीक है। 68 डिग्री 7, 66 7 नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ए होगा इसका आंसर। कर्क रेखा भारत को किस दिशा में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा ये उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। ये प्रश्न फंसा देगा बच्चों को। बच्चा यही देखता है, क्या पढ़ता है, कर्क रेखा भारत 8 राज्य, इतने करता है, अब पूरा पढ़ता नहीं है, लगता है क्या गाड़ी छूट रही है। अरे कर्क रेखा कितने भागों में बांट रही है? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटी है, बताया तो हूं, उत्तर और दक्षिण। तो 2 होगा आंसर, 8 मत लगा देना भाई, नहीं ऐसे परीक्षा में फंसा देगा आपको। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको तभी कंप्लीट होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐसे नहीं रटुआ तोता बनने से नहीं होगा। रट के आ जाओ भाई, सब क्वेश्चन गलत करा देंगे, कितनों रट लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका मामला आगे बढ़ेगा। भारत का मुख्य भूभाग किस गोलार्ध में है? तो आपको पता ही है कि ऊपर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, आपको पता है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। ये देखिए यहां पर है, तो ये वाला गोलार्ध उत्तर है, नॉर्थ, ये साउथ। भारत का क्षेत्रफल 32,84,000, ये वाला होगा। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भूमि रखता है, ये तो करा चुका है, सब ऑलरेडी करा ही चुका। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा जल समूह है? दक्षिण पूर्व में देखिए, ये भारत है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाला नहीं आ गया इलाका, तो लगाइए। कैसे आप इजी से कर रहे हो बताओ। भारत के दक्षिण पश्चिम में आ जाइए, ये भारत है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये आ गया ना अरब सागर, तो लगाओ। कहेंगे सर बिल्कुल आसान है। अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार किस खाड़ी में है? अंडमान निकोबार यहीं पर तो है, बंगाल की खाड़ी में, तो लगाइए। लक्षद्वीप समूह कहां पर है? लक्षद्वीप यहां पर है, अरब सागर, लगाइए। कितना आसानी से आप बढ़ते चल रहे हो आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ना। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु को कहा जाता है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, तीनों याद रखिएगा। यहां पर ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट है जो 28वां प्रश्न, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये आपका, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। और लाहोचिंग, लाहोचिंग भी इसको कहते हैं, लाहोचिंग भी कहते हैं,
भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, 2004 में यहाँ बहुत सुनामी आया था, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा है, बिहार दरोगा में पूछा है। देखिए आ गया ना, इंदिरा पॉइंट किस वर्ष सुनामी के कारण जलमग्न हुआ था। देखिए ये सब प्रश्न आपको एनसीईआरटी का मैं दिखा रहा हूँ कैसे प्रश्न रहता है, और वो सब पढ़ेंगे अपना भाई, तभी आपका क्लियर होगा। एक मिनट धैर्य रखिए। चलिए टाइम बर्बाद क्या करना है, सब एनसीईआरटी का है। 2004। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का ही ये भाग है, ग्रेट निकोबार यहीं स्थित है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है। भारत तो है जो 7वां है, 7वां, 8वां मत लगा देना, 7वां। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तब भारत से 6 बड़े देश हैं, भारत का स्थान है 7वां। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई, स्थल की लंबाई 15,200, ठीक है ना। समुद्र तट की लंबाई, तो समुद्र तट की लंबाई 7516, जिसमें द्वीपों को भी शामिल है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में कौन सा पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत ही आपको मिलेगा। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण सी लगाइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बीच का अंतर लगभग 30 डिग्री, ये पहले ही करा चुका। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, तो 120 को 60 से भाग दीजिए, यानी कि 2 घंटा, तो 2 घंटा। भारत का मानक यमी उत्तर बताया था ना, 82 डिग्री 30 मिनट, 50 वाला मत लगाना। 82.5 उत्तर प्रदेश के किस नगर से गुजरती है, तो ये मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर है तो बढ़िया है, मिर्जापुर से गुजरती है। दिन और रात की अवधि पर अक्षांश का प्रभाव पड़ता है, करा चुका हूं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया का, ये जो है एशिया का कौन सा है, एशिया में, तो ये एशिया का दक्षिण आएगा, दक्षिणी विस्तार आएगा, उत्तर नहीं। एशिया का ये दक्षिणी विस्तार है। दक्षिण का पठार किस महासागर, बस इतने हैं प्रश्न, क्या 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि अब पठार आ गया है तो मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं सही है, अभी और है क्वेश्चन। दक्षिण का पठार किस महासागर में है, तो ये आप दक्षिण का पठार शीर्षवत फैला है हिंद महासागर की ओर, ठीक है। सुएज नहर खोली गई 1869 में, ठीक है। ये सब प्रश्न देखिए कहां से उठाता हूं मैं, कहेंगे कि खाली कहते हैं कि दिखाएंगे, दिखाते नहीं। ये देखिए 1875 में सुएज नहर खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनता है। तो सुएज नहर कब खोला गया, 1869। भारत का मानक समय का आधार कौन सा देशांतर है, तो बताया ना 82.30, 85 नहीं, 82 50 नहीं, ये बहुत आसाने वाला प्रश्न होता है, गलती करता है बच्चा। 30 से मतलब 82.5 का मतलब कि आधा घंटा वाला, और यानी 82 डिग्री और 30 मिनट, ऐसे याद करिएगा। भारत के पूर्व और पश्चिम देशांतर में समय का मुख्य कारण क्या है, तो ये देशांतर, ये विस्तार। भारत का पूर्व और पश्चिम के स्थानीय समय में अंतर का मुख्य कारण क्या है, तो भैया ये अंतर है देशांतर का, है ना। यहाँ 97 डिग्री, ये 68 डिग्री, तो ये देशांतर, ये विस्तार, ठीक। चलिए कौन सा प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न है। आगे आते हैं 45। भारत की समुद्री स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है, कि इसको केंद्रीय समुद्री स्थिति प्राप्त होती है। सिल्क रूट का मुख्य प्रसिद्ध था, तो ये रेशम व्यापार, सिल्क है ही। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, मैं बता चुका, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। आइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है, तो बिहार की सीमा नेपाल से छूती है, बस तो नेपाल लगा दीजिए, वे कहीं से आप आंसर कर लेंगे। यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, ऐसे प्रश्न एकदम एनसीईआरटी से निकाल दिया हूं। यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो आप लक्षद्वीप की राजधानी है ना कवारती, जाइए लक्षद्वीप।
ऐसे देश का निवासी कौन होगा जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? भारत से भूटान लगता है, बांग्लादेश लगता है, नेपाल लगता है, ताजिकिस्तान नहीं लगता है। कितना बढ़िया प्रश्न है भाई। और आप कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने में भार पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी। खंबात गुजरात में है, बंगाल की खाड़ी नहीं है। बंगाल की खाड़ी बीच में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। नाम स्पेशली पूछा है तो आप लगाएंगे खंबात की खाड़ी, ये सॉरी मन्नार की खाड़ी। आइए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। ये पाकिस्तान वाला मत समझिएगा कि पाक मतलब पाकिस्तान। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में अगर बात करेंगे तो मालदीव, मालदीव है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव भी इसमें है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत अच्छा सवाल है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अगर आप मुझसे क्लास आज नहीं किए होते तो ये गारंटी है कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं, लेकिन अब आप गलत नहीं करेंगे। देखिएगा, इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? मैक्सिमम बच्चा गुजरात लगाता है, लेकिन मैं बता दिया था आपको कि अंडमान निकोबार का जो तटीय भाग है वो बहुत कटा छटा है, इसलिए इसका बढ़ जाता है। नए डाटा के, पुराना डाटा के अनुसार इसका 1912 किलोमीटर के आसपास था, पुराना के अनुसार। नया के अनुसार 3000 प्लस है, 3083 किलोमीटर है। गुजरात का नए डाटा से कहीं 16 है, कहीं 1200 भी देता है, सॉरी पुराने डाटा से, और नए डाटा से लगभग इसका 2340 दे देता है। ठीक है, तो दोनों डाटा में ये पीछे ही है, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। ये प्रश्न फंसाता है, कहीं आपसे राज्य का जिक्र नहीं किया है, इसलिए अंडमान हो रहा है। कुछ यहाँ पर ज्ञानी मानव आएंगे, कहेंगे कि गलत पढ़ा रहे हैं। भाई अगर जो ज्ञानी मानव है, जिसको लग रहा है, तो वो छोड़ के जा सकता है। यहाँ जबरदस्ती नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लेना है तभी पढ़िएगा, नहीं तो समझ ही रहे होंगे आप। भारत का उत्तरी पड़ोसी, उत्तर में कौन है? उत्तर में पड़ोसी नेपाल है आपका, तो नेपाल लगाइए। भारत के पूरब में स्थित पड़ोसी देश, पूरब में कौन सा देश है? तो पूरब में आपका म्यांमार मिल जाएगा, तो म्यांमार लगा दीजिए। भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश, ये फंसाएगा, लक्षद्वीप होगा कि अंडमान होगा? भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश तो ये होगा, आपको बताया ना कि 6 डिग्री 4 मिनट, ये ग्रेट निकोबार पर है, तो ये अंडमान निकोबार का भाग होगा। भारत के दक्षिण में स्थित 2 प्रमुख पड़ोसी द्वीपीय देश, तो एक तो आपका हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। ठीक है। चीन कहाँ द्वीपीय देश है? बांग्लादेश भी द्वीपीय नहीं है, नेपाल भूटान भी नहीं। भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। ठीक है, 4096.7। अब आपको ये कमेंट कर देना है, नेपाल के साथ कितना है? 1751 किलोमीटर ना। चलिए 2 मैं छोड़ूंगा। चीन के साथ कितना किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर है भारत की सीमा? 3488 किसके साथ है और 3223 किसके साथ है? 3200 या 3300 है ऐसे। ये दोनों में आपको कमेंट करना है कि चीन के साथ ज्यादा है कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा। बहुत शानदार प्रश्न है, लास्ट प्रश्न था, इसलिए आपके लिए मैं छोड़े जाता हूं। अब ये बताइए, आज के क्लास से आपने कितना कुछ सीखा? कमेंट अवश्य करिएगा, और अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं प्रोसेस बता दिया हूं, आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं फिर बता दूं, अगर रिजल्ट चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए। अब ये समझिए कि चैप्टर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब एक बार अगर किताब पढ़ के देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ यार, एक भी लाइन नहीं छोड़ा है ये मास्टर, और शानदार आपको आ जाएगा समझ में। तो चलिए फिर लाएंगे चैप्टर 2। इतना ही, फिर मिलते हैं इसमें।